नमस्कार, मैं संतोष रावल। आज आपको द्वितीय वर्ष में पढ़ाने वाला हूं मूल्यांकन एवं मापन। तो आज हम जानेंगे मूल्यांकन एवं मापन में क्या अंतर है, मूल्यांकन किसे कहते हैं, मापन किसे कहते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो मापन मतलब इवैल्यूएशन, अर्थात किसी भी बच्चे का गुणात्मक और मात्रात्मक भावात्मक जो पक्ष है उसमें उस कौशल में कितना वो विकसित हो सका, उसका पता लगाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया के पश्चात की जाने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया के पश्चात की जाने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण प्रक्रिया के पश्चात की जाने वाली प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है। तो मूल्यांकन और मापन में क्या अंतर है, इसके विषय में जानते हैं। मूल्यांकन और एक तरफ मापन। मूल्यांकन में पहला बिंदु है यह व्यापक प्रक्रिया है। यह छोटी प्रक्रिया है। यह व्यापक प्रक्रिया, यह छोटी प्रक्रिया है। ठीक है। मूल्यांकन में बालक के मात्रात्मक एवं गुणात्मक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। बालक के मात्रात्मक और गुणात्मक प्रक्रिया का अध्ययन मूल्यांकन के अंतर्गत किया जाता है। मापन में छोटी प्रक्रिया है और इसका जो दूसरा बिंदु है वो है इसमें केवल मात्रात्मक पक्ष की जांच की जाती है। इसमें केवल मात्रात्मक पक्ष की जांच की जाती है। ठीक है। मूल्यांकन में बालक के मात्रात्मक गुणात्मक दोनों पक्षों का अध्ययन किया जाता है, जबकि इसमें केवल मात्रात्मक पक्ष की जांच की जाती है। ठीक है। मात्रात्मक से तात्पर्य बालक को अंक भार देना। बालक को अंक भार देना। बालक को अंक भार देना इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है। बालक को अंक भार देते हैं वो इसी के अंतर्गत आता है। और गुणात्मक से तात्पर्य
बालक का भावात्मक पक्ष, बालक का भावनात्मक पक्ष, बालक का भावनात्मक पक्ष वो गुणात्मक के अंतर्गत आता है, अर्थात गुणात्मक कोई भावात्मक होते हैं। भावात्मक में बालक के सभी प्रकार के जैसे सामाजिक, सांवेदिक, नैतिक, सभी प्रकार के गुणों को देखा पड़ा जाता है, जांच की जाती है, चेक किया जाता है। ठीक है, ये बालक के सभी क्षेत्र है उसके जो है गुण है। ठीक है, बालक ने कितना गुण हासिल किया अपने शिक्षण क्षेत्र में उसकी जांच की जाती है। ठीक है, मूल्यांकन जो है औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का होता है और गैर औपचारिक भी होता है। ठीक है, यह था मापन और मूल्यांकन में मूलभूत अंतर। मूल्यांकन क्यों किया जाता है, क्यों किया जाए, अर्थात मूल्यांकन क्यों किया जाए, क्या कारण है? तो सबसे पहला है बालक के अधिगम के आकलन के आकलन हेतु। ठीक है, बालक के अधिगम के आकलन हेतु। दूसरा निदान हेतु, जिससे उपचार किया जा सके। बालक की कमियों को जानकर उपचार किया जा सके, बालक की कमियों को जानकर उपचार किया जा सके। ठीक है, इसके लिए मूल्यांकन किया जाता है। तीसरा है बालक की उपलब्धि को जानना, बालक की उपलब्धि को जानना, को जानने हेतु बालक की उपलब्धि को जानने हेतु मूल्यांकन किया जाता है। उपलब्धि के आधार पर उपलब्धि के आधार पर बालक का उपलब्धि परीक्षण किया जाता है। बालक का उपलब्धि परीक्षण किया जाता है। बालक की उपलब्धि के आधार पर बालक का उपलब्धि परीक्षण किया जाता है। ठीक है, इस उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत ही उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत
परीक्षा का आयोजन किया जाता है। परीक्षा का आयोजन किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत ही बालक की परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसमें बालक में मौखिक, लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन किया जाता है। ठीक है। मौखिक परीक्षा में साक्षात्कार होता है। मौखिक परीक्षा के अंतर्गत साक्षात्कार होता है और लिखित परीक्षा के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है। इसके अलावा निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक इत्यादि प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। अर्थात बालक का मूल्यांकन किया जा रहा है, तो बालक का मूल्यांकन करने में सारे पहलू भूमिका निभाते हैं। अर्थात बालक का आकलन हो जाए, अधिगम में बालक की जो है निदान हो जाए और निदान के पश्चात उसका उपचार किया जा सके, इसके लिए मूल्यांकन किया जाता है। बालक की उपलब्धियों का पता लगाया जाता है और उसके आधार पर उपलब्धि परीक्षण किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण में परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। इसमें मौखिक, लिखित और प्रायोगिक प्रकार की परीक्षाएं होती है। अर्थात जो परीक्षा ली जाती है वो उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत ली जाती है। उपलब्धि परीक्षण मूल्यांकन का हिस्सा है। तो ये तमाम प्रकार की बातें मूल्यांकन के अंतर्गत आती है। इसीलिए हमने कहा कि मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है, जबकि मापन तो जो है संकुचित, छोटी, सीमित प्रक्रिया है। ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि मूल्यांकन के अंदर जो आकलन है वो क्या है। मूल्यांकन के अंदर जो आकलन है उसके बारे में जानते हैं। मूल्यांकन के अंतर्गत ये होता है आकलन। अर्थात आकलन करना, उनको बालक को जानना। ठीक है। तो जानने में हम देखते हैं कि बालक का अधिगम स्तर जाना जाता है। अधिगम, इसलिए एक तो होता है अधिगम का आकलन, एक होता है अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन, एक होता है अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, और एक होता है अधिगम में आकलन। अधिगम का आकलन अर्थात बच्चे ने जो सीखा है उसका आकलन किया जाता है। अधिगम के लिए आकलन तो यह कार्य शिक्षक द्वारा किया जाता है। यह कार्य भी जो है शिक्षक द्वारा किया जाता है। अधिगम का आकलन शिक्षक द्वारा किया जाएगा, अधिगम के लिए आकलन भी शिक्षक द्वारा किया जाएगा, और अधिगम के रूप में आकलन ये स्वयं छात्र द्वारा किया जाता है, और अधिगम में आकलन शिक्षण प्रक्रिया के दरमियान किया जाने वाला आकलन, शिक्षण
प्रक्रिया के द्वारा किया जाने वाला आकलन क्या है? अधिगम्य आकलन। शिक्षण प्रक्रिया चल रही है कक्ष के अंतर्गत, उसी के दरमियान बालक से प्रश्न पूछकर उसका मूल्यांकन किया जाता है। बालक का मूल्यांकन करना है तो उसके लिए आकलन की आवश्यकता पड़ती है, और बालक का तुरंत मूल्यांकन करना है तो उसे कहेंगे अधिगम्य आकलन। अगर बालक का तुरंत तात्कालिक मूल्यांकन करना है तो उसे कहेंगे अधिगम्य आकलन। और स्वयं छात्र अपना मूल्यांकन करे, शिक्षक स्वयं अपना मूल्यांकन करे पढ़ी हुई विषय वस्तु के। मेरे द्वारा जो शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण विधियां, शिक्षण प्रविधियां उपयोग में लाई गई है, उस प्रविधियों और शिक्षण विधियों वो कारगर सिद्ध हुई या नहीं हुई, तो उसके लिए अधिगम के रूप में आकलन स्वयं शिक्षक करे या पढ़ते पढ़ते स्वाध्याय के माध्यम से बालक करे, तो होता है स्वयं द्वारा, उसे कहते हैं अधिगम के रूप में आकलन। और अधिगम के लिए आकलन, तो अधिगम के लिए आकलन शिक्षण प्रक्रिया से पूर्व शिक्षक करता है। यह शिक्षण प्रक्रिया से पूर्व की योजना है, और अधिगम का आकलन शिक्षण प्रक्रिया के पश्चात की जो है प्रक्रिया है। शिक्षण प्रक्रिया संपन्न होगी, उसके पश्चात शिक्षक बालकों का मूल्यांकन करे तो अधिगम का आकलन, और शिक्षण प्रक्रिया से पूर्व कि मुझे क्या क्या पढ़ाना है ना, उन बिंदुओं के माध्यम से मैं बालकों का मूल्यांकन करूंगा। शिक्षक स्वयं ऐसा जाने, सोचे, तो उसे कहेंगे अधिगम के लिए आकलन। ठीक है, तो आकलन के प्रकार से जो मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं, तो इस प्रकार से अपने मूल्यांकन को बहुत विस्तृत रूप से करना है। अब ये सब कुछ आकलन हो गया, तो इस आकलन के माध्यम से, इन सभी आकलनों के माध्यम से बालक को पता, शिक्षक को पता चल जाता है कि बालक में कहाँ कहाँ कमी रह गई है, उसे बोलते हैं निदान, अर्थात कमियों को जानना। कमियों को जानना उसे बोलते हैं निदान, जो मूल्यांकन के अंतर्गत ही आता है। और निदान के पश्चात अगर किसी बालक में कोई कमी है, किसी विषय वस्तु में बालक उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है परीक्षाओं के माध्यम से, तो अंत में छात्र की सफलता हेतु शिक्षक द्वारा उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। शिक्षक द्वारा उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, जो मूल्यांकन का अंतिम पड़ाव है। उपचार के माध्यम से बालक की कमियों को सुधारा जा सकता है। उस पर उपचार कर देंगे, उस पर कार्य योजना बनाकर उपचार कर देंगे तो बालक की कमियां दूर हो जाएगी। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य यही रहता है। ठीक है, अब मूल्यांकन के अंदर एक छोटा बिंदु है जिसे बोलते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन। इसी के अंतर्गत इसका उप विभाग है CCT, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत का मतलब है कक्षा में प्रत्येक इकाई के पश्चात, प्रत्येक इकाई दिन कालांश के पश्चात तुरंत लिया जाने वाला मूल्यांकन, के पश्चात तुरंत लिया जाने वाला मूल्यांकन
लिया जाने वाला मूल्यांकन सतत मतलब लगातार, जैसे ही कोई इकाई समाप्त हुई, उप इकाई समाप्त हुई, तो कालांश समाप्त हुआ, और हो सकता है कि शिक्षक बीच कालांश में भी जो है बालकों का मूल्यांकन ले सकता है, उसे बोलते हैं सतत मूल्यांकन, अर्थात शिक्षण प्रक्रिया के दरमियान। शिक्षण प्रक्रिया के दरमियान दिया जाने वाला मूल्यांकन। और व्यापक से तात्पर्य है बालक के सभी पक्षों का मूल्यांकन। बालक के सभी पक्षों का मूल्यांकन। बालक के सभी पक्षों का मूल्यांकन लेना तो व्यापक के अंतर्गत आता है, जिसमें अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के माध्यम से बालक का मूल्यांकन किया जाता है। वार्षिक परीक्षाओं के माध्यम से बालक का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, वो है सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है रचनात्मक, और एक होता है योगात्मक। एक तो होता है रचनात्मक, एक होता है योगात्मक। रचनात्मक और योगात्मक दोनों मिलकर 4+2 के हिसाब से 6 बार मूल्यांकन किया जाता है एक वर्ष के अंदर। एक वर्ष के अंतर्गत 6 बार मूल्यांकन किया जाता है, जो अंकों के हिसाब से रहता है। ठीक है, 10, 10, 20, 10, 10 और 20, इसके हिसाब से 10, 10, 20, 10, 10, 20, इसके हिसाब से जो है रचनात्मक मूल्यांकन 4 बार किया जाता है, और योगात्मक मूल्यांकन जो है 2 बार किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन पहले किया जाता है और योगात्मक मूल्यांकन अंत में किया जाता है। ठीक है, इसी को गुणात्मक मूल्यांकन भी बोलते हैं। इसी को हम गुणात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। यह था सतत और व्यापक। यह जो है हमारे सामने 2009 से जो है सीसी का पैटर्न हमारे सामने आया। ठीक है, जब से RTE राइट टू एजुकेशन 2009 हुआ और 2010 से जो संपूर्ण भारत में लागू हुआ, और हमारे राजस्थान में जो 1 अप्रैल 2011 से जो लागू हुआ, उसके माध्यम से RT के अंतर्गत सतत और व्यापक मूल्यांकन कॉन्सेप्ट को लाया गया था। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन लाने का उद्देश्य यही था कि NCF 2005 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा के गाइडलाइन के अंतर्गत यह अनुशंसा की गई थी कि बालक का जो मूल्यांकन है
वह व्यापकता को लिए हुए हो, वह व्यापकता के कॉन्सेप्ट को लिए हुए हो। तो इस प्रकार से तो देखो मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें हमको इतने विस्तारित रूप से हमने जो है जाना मूल्यांकन को। मूल्यांकन की अलग अलग परिभाषाएं भी है तो वो भी आपको बताई जाएगी। और मापन तो हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है और उसी का छोटा रूप मापन है। ठीक है, अब हमारे सामने हम ये जान सकते हैं कि एक तरफ मूल्यांकन है और एक तरफ आकलन है। मूल्यांकन के अंतर्गत मापन रहेगा, इसी में आकलन रहेगा, आकलन में निदान रहेगा। निदान किया जाता है निगम का। इस प्रकार से मूल्यांकन में मापन, आकलन, निदान, निगम रहता है और ना रहता है उपचार। उपचार अर्थात बालक की कमियों को दूर करना। इस प्रकार से आज हमने मापन और मूल्यांकन के बारे में विस्तारित पूर्वक जाना। अब इससे संबंधित आपके लिए आज का गृह कार्य है प्रश्न है बालक का मूल्यांकन क्यों किया जाता है। मूल्यांकन क्यों किया जाता है, कारण बताओ। आपके लिए आज का तो जैसा कि छात्र देखो आपको मालूम है कोरोना महामारी का दौर है, अपने आप को सेफ रखो, मुंह में मास्क लगाओ, हाथ सैनिटाइज करो, भीड़ भाड़ से दूर रहो। ठीक है, थैंक्स।